Let us start with the Customs Act, that is overview of custom laws. Customs Act 1962, यहाँ पे कौन सा एक्ट है? कस्टम्स एक्ट है 1962 का. जीएसटी एक्ट क्या था? 2017 था. कस्टम्स एक्ट कौन से साल का है? 1962. नाउ अगेन इन दिस ऑल्सो कस्टम्स एक्ट बहुत सारे मतलब प्रोविजंस है, उन सबको कंबाइन करके आपके मॉड्यूल में सिर्फ एक ही है कस्टम्स एक्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट्स है. मतलब पहले तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होगा, फिर गुड्स सर्विसेज क्या होंगे, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, अलग अलग डेफिनेशंस है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन व्हाट इज वेयर हाउसिंग, व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस है जो हमें पढ़ने. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम्स जो है, कस्टम्स, ये कस्टम्स किस पे लेवी होगा? कस्टम्स इज लेविड ऑन व्हाट? गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज. कस्टम्स किस पे लेवी होगा? इट इज नॉट लेविड ऑन गुड्स, इट इज ओनली ऑन सर्विस गुड्स. ठीक है, सर्विसेज के ऊपर नहीं. इट इज नॉट लेविड ऑन सर्विसेज, इट इज ओनली ऑन गुड्स. सो पॉइंट नंबर 1 कि कस्टम्स किसके ऊपर लेवी होगा? इट इज ओनली ऑन गुड्स. और गुड्स भी कौन सा? डोमेस्टिक सप्लाई या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? हियर कस्टम्स इज टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक सप्लाई और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. Import and export, the answer is import and export and not domestic supply. So whatever rules and whatever provisions are given under Customs Act 1962, they are only in relation of goods and only in relation of import and export and no other things. Understood एवरीवन? ठीक है. तो इसमें क्या क्या कस्टम्स एक्ट हमें क्या क्या बताता है? व्हाट ऑल शुड बी द रेगुलेशंस ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए रेगुलेशंस क्या होना चाहिए? नाउ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री. व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू द इंपोर्ट? जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने से क्या होता है ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करने से, जब आप इंपोर्ट करते हो तो उससे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक मतलब क्या? इंडिया का इंडस्ट्री. सो इंडियन इंडस्ट्री गेट्स अफेक्टेड. When you export, that time also Indian industry get affected. Now you will say for export how Indian industry get affected, domestic industry gets affected? Because see, whenever you will see the export products are always highly quality products. ठीक है. If you take the example of mangoes, now mangoes का season is going on. If you take the example of mangoes, you just see that the mangoes that are available for the domestic consumption, you look at the quality. The mangoes that are available for domestic consumption and the mangoes that are exported, there is a huge difference between the quality. Right? So the manufacturers or the farmers, those who are doing the export, what they do, whichever is the good quality product, they try to export it. Obviously they are also at no doubt कि वो लोग भी definitely profit कमाने को ही बैठे हैं, but उसकी वजह से क्या होता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री इम्पोर्ट अफेक्ट होता है. इम्पोर्ट के केस में भी when you do the import, that time we take the example of during Diwali, we take the example of Chinese products, right? Now everyone is saying that don't buy Chinese product. What happens that when you import Chinese products, because of that people tend to buy the imported goods rather than buying the made in India goods, rather than buying the domestic goods. So that also affects the domestic industry. So both import and export affects the domestic industry. So customs act में there are different types of duties levied to protect the domestic industry. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग. ठीक है. स्मगलिंग मतलब क्या? इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन. स्मगलिंग मतलब क्या? इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन. इम्प्रॉपर मतलब क्या? गलत तरीके से इम्पोर्ट करना, उसको हम स्मगलिंग बोलते हैं. गलत तरीके से इम्पोर्ट करना या गलत गुड्स इम्पोर्ट करना, ये दो अलग बात है. पहला क्या है? गलत तरीके से इंपोर्ट करना, एंड सेकेंड गलत गुड्स इंपोर्ट करना. तो ये दोनों को हम लोग स्मगलिंग बोलते हैं. दैट मीन्स यू आर डूइंग इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन. इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन मतलब क्या? यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स ऑफ इम्पोर्टेशन. जहाँ पे इम्पोर्ट करना चाहिए वहां पे इम्पोर्ट नहीं कर रहे हो, कहीं और इम्पोर्ट कर रहे हो. सो दैट इज इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन.
Second, you are importing prohibited goods. Prohibited goods like drugs, gold, all these are not to be imported, right? मतलब individual import नहीं कर सकता है. So that these are the prohibited goods. So if you are importing prohibited goods, then that will also be considered as what? Smuggling. And next is conservation of foreign exchange. This is very important because import and export strongly affects our foreign currency. ठीक है, import and export strongly affects our foreign currency. The best example, latest example is the economy of Sri Lanka. Yes, the recently the case which is going on, economy of Sri Lanka, right? It is majorly affected because of this customs only, because उनका एक जो port था, so because of that port what happened, and it is this Sri Lanka is majorly dependent upon imports. Sri Lanka is majorly dependent on imports, and it has very less self-sufficient. Like it was growing, I think. Tea and rice and all it was growing. So and majority of the products it was importing. What happens when you import? When you import, you have to pay into the foreign currency. So when you import, major foreign currency goes out. But when you are doing export, major foreign currency comes in. That's why every time, every government, what is the intention of every government? To reduce the import and to increase the export. ठीक है, हर गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि उसका इंपोर्ट कम से कम हो और उसका एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो. इसलिए एक्सपोर्ट्स के लिए क्या देते हैं वो लोग? इंसेंटिव्स देते हैं. क्या देते हैं? इंसेंटिव्स देते हैं. और इंपोर्ट को वो लोग क्या करते हैं? पिनलाइज करते हैं. पिनलाइज मतलब क्या? ज्यादा ड्यूटीज लगाएंगे और कुछ अलग अलग प्रोविजंस लेके आएंगे या ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्यूटीज लगाएंगे. ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए कुछ नया नया स्कीम देंगे और इंसेंटिव्स देंगे, एंड फॉर इंपोर्ट दे विल पेनलाइज. Understood? So government will try to reduce its import and increase its export. Now for this purpose there are two things. One is Customs Act 1962 and दूसरा है Customs Tariff Act 1975. आप बोलोगे ये दो चीज क्या है? See, the provisions related to import and export. Provisions related to import and export मतलब क्या? What should be the value of supply? What should be the procedure of importing? What should be the procedure of exporting? All this are given under Customs Act 1962. ये सारी चीजें कहाँ पे दी गई है? कस्टम्स एक्ट 1962 में दी गई है. लेकिन आप जो इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा? तो रेट ऑफ ड्यूटी दिया गया है कस्टम्स टैरिफ एक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? टैरिफ मींस टैक्स रेट. व्हाट डू मीन बाय टैरिफ? टैरिफ मतलब रेट. देखो आप होटल भी बुक करते हो तो होटल का भी होता है ना, इसका इतना टैरिफ है, इसका इतना टैरिफ है, ये होटल का इतना टैरिफ है, हम बात करते हैं. तो टैरिफ मतलब क्या? रेट. तो कस्टम्स में कौन सा रेट लगेगा वो कहाँ पे दिया गया है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. इसमें दो शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, ये दोनों शेड्यूल में गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स को बाइफरकेट किया गया है. सर्विसेज तो है ही नहीं, गुड्स को बाइफरकेट किया गया है शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में. शेड्यूल 1 में भी टैक्स रेट्स दिए गए हैं, शेड्यूल 2 में भी टैक्स रेट्स दिए गए. Understood everyone? Yes. So this is the Customs Tariff Act 1975. So one is Customs Act 1962 in which all the regulations are given. One is Customs Act 1962 in which all the regulations are given, and other one is Customs Tariff Act 1975 in which the tax rates are given.
Next, rules and regulations. What are the rules and regulations? Now, the rule making power is delegated to the central government. Now, who is going to make the customs law? Who is going to make the customs law? Central government has the power. Here, there is no interference of state government. State government is not at all going to give any recommendations or any help, or he will say कि नहीं इस पे इतना tax rate लगाओ. No, there will be no interference of state government. It is strictly central government. So all the provisions, all the rules of Customs Act, they are made by whom? Powers are there with the central government. Now there are rules and regulations. Rules मतलब क्या? दो rules कौन बनाएगा? Central government बनाएगा. और regulations कौन बनाएगा? CBIC बनाएगा. Central Board of Indirect Tax and Customs. See, there is a difference between central government and CBIC. CBIC is the part of a central government. CBIC is the part of a central government. Central government is the main government, but उसका एक डिपार्टमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दो डिपार्टमेंट होते हैं. मतलब सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. उसमें एक डिपार्टमेंट होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, और भी होगा, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, फिर बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रेलवेज हो गया. समझा? ये सब किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. एग्रीकल्चर, डिफेंस, रेवेन्यू, एजुकेशन. रेवेन्यू के अंदर आता है टैक्स. रेवेन्यू मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आता है. What are the sources of revenue with the central government? So that is the revenue department. Now in this revenue there is a part of tax. In this tax there are two types of tax, direct tax and indirect tax. Direct tax के लिए है CBDT and indirect tax के लिए है CBIC. ठीक है, तो CBDT and CBIC they are a part of a central government. They are a part of one of the department of central government. Central government is the main सेंट्रल गवर्नमेंट. यहां से हमें सीबीडीटी और सीबीआईसी है. तो रूल्स बनाने का पावर्स किसके पास है? हु हैज द रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ ये कौन है? रेगुलेशंस कौन बनाएगा? सीबीआईसी हैज द पावर्स टू मेक द रेगुलेशंस. अब रूल्स में तो कौन से रूल्स बनाएंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. देन चार्जेबिलिटी ऑफ एक्सेसरीज एंड रिपेयर्स ऑफ मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स, डिटेंशन और एंड कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स. अगर कोई गुड्स पकड़े गए तो उसको डिटेन कैसे करेंगे, कॉन्फिस्केट कैसे करेंगे. देन गुड्स मेंशन इन द शिपिंग बिल, export but either not exported or exported and subsequently relanded. मतलब आपने जो शिपिंग बिल लिखा था, शिपिंग बिल में जो गुड्स मेंशन किए थे वो गुड्स आपने एक्सपोर्ट नहीं किए या फिर एक्सपोर्ट किए और फिर वापस उसको इंडिया में लेके आए, तो इन सब के रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. रेगुलेशंस किसके रिलेटेड लगेंगे? व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एंट्री. ये हम आगे पढ़ेंगे, बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल क्या होता है या हम आगे पढ़ेंगे. तो व्हाट शुड बी द बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. फॉर्म एंड मैनर फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड. अगर आपको ड्यूटी का रिफंड चाहिए तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. कंडीशंस फॉर ट्रांसिट एंड रिमूवल ऑफ द गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी. मैनर ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ड्यूटी असेसमेंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो इसके रिलेटेड ये लोग बनाए. ठीक है, अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. कस्टम्स में डेफिनेशंस है. सी जीएस, पहले हमने जीएसटी पढ़ा था, तो हमने जीएसटी में डेफिनेशंस पढ़े थे. सेक्शन 2 में गुड्स का डेफिनेशन, सर्विसेज का डेफिनेशन, फिर कंसिडरेशन का डेफिनेशन, फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये सारे अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े थे. नाउ वी आर स्टडीइंग अ डिफरेंट एक्ट, दैट इज कस्टम्स एक्ट. सो कस्टम्स एक्ट विल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस. तो सबसे पहले पहला डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. वो रुको, वो हम बाद में करेंगे. पहले असेसमेंट. असेसमेंट मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट? डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी. मतलब डिटर्मिनेशन ड्यूटीएबिलिटी ऑफ द गुड्स. ड्यूटीएबिलिटी ऑफ द गुड्स मतलब क्या? टैक्सेबिलिटी ऑफ द गुड्स. टैक्सेबिलिटी
टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड अमाउंट ऑफ ड्यूटी और टैक्स। तो क्या एक गुड्स के ऊपर सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा, एंड अगर लगेगा तो कितना लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, असेसमेंट। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, असेसमेंट। Next definition is baggage. What do you mean by baggage? It includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicle. Baggage मतलब क्या, आप जब ट्रैवल करते हो तो आप जो आपके साथ सामान कैरी करते हो, the luggage that you carry, that is nothing but the baggage. When you travel, the luggage that you carry, that is nothing but the baggage. Either you are traveling through air, or you are traveling through water, or you are traveling through क्या लैंड, ठीक है। आप जब भी ट्रैवल करते हो, वट एवर लगेज दैट यू कैरी विथ योर सेल्फ इन कस्टम्स एक्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैगेज। सो एनी इंडिविजुअल पर्सन जो कैरी करेगा दैट इज बैगेज, ठीक है। फिर आता है कन्वेंस। अब कन्वेंस का डेफिनेशन क्या है, कन्वेंस हियर इंक्लूड्स वेसल बाय सी, एयरक्राफ्ट बाय एयर एंड व्हीकल बाय लैंड। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो एक बार, याद रखना जो गुड्स है, गुड्स वो तुम कैसे ला सकते हो। सबसे पहले गुड्स को तुम कैसे लेके आ सकते हो, एयरक्राफ्ट के वेसल के, कौन से वेज है गुड्स अगर आपको इंपोर्ट करने हैं, एयर। सो योर गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, imported or exported through what means, what are the ways where you can import or export of goods, by air, by water or by land, ठीक है, by air, by water or by land, clear? So you can bring it by waterways, ठीक है, you can bring it by airways और यू कैन ब्रिंग इट बाय रोडवेज, ठीक है। अगर आप एयरवेज से लेके आते हो, सॉरी वाटरवेज से लेके आते हो, तो वाटरवेज से ऐसे पानी में तैर के तो नहीं आएंगे गुड्स, तो कैसे आएंगे, एक शिप के अंदर आएंगे। तो जो शिप गुड्स को लेके आता है दैट इज कॉल्ड एज वेसल। जो प्लेन एयर से गुड्स को लेके आता है, इट इज कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट। In customs, it will be called as what? Aircraft. And by land, this vehicle which is bringing the goods, it will be called as vehicle. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको बोला जाएगा कन्वेयंस। क्या बोले जाएंगे इनको, conveyance. That means if you are bringing your goods by waterways, then vessel will be your conveyance. If you are bringing goods by airways, aircraft will be your conveyance. And if you are bringing goods by roadways, vehicle will be your conveyance. ठीक है। अब ये खुद अपने आप चल के तो नहीं आएंगे, इनको कोई ना कोई चलाएगा। जो वेसल को चलाएगा, जो वेसल का जिम्मेदारी लेगा, इट विल बी कॉल्ड एज मास्टर और captain. It will be called as what? Master or captain. जो एयरक्राफ्ट से लेके आएगा गुड्स, he will be called as pilot in charge. He will be called as pilot in charge. और जो व्हीकल चला के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर। ठीक है, व्हीकल चला के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर। These three are called as person in charge. These three are called as what? Person in charge. ठीक है। आगे पूरे एक्ट के अंदर बार बार ये वर्ड यूज होगा, पर्सन इन चार्ज, क्योंकि ये जो कन्वेयंस है ना, बार बार, अभी ये
in further whenever we will study the act, तो again and again you will not refer vessel और aircraft. words क्या यूज होंगे, कन्वेयंस यूज होंगे. तो जब भी वर्ड कन्वेयंस यूज होगा तो आपके दिमाग में फटक से क्लिक होना चाहिए. कन्वेयंस बोल रहे हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल का बात कर रहे हैं. और जब भी पर्सन इंचार्ज का बात कर रहे हैं मतलब किसका बात कर रहे हैं, मास्टर और कैप्टन, पायलट या ड्राइवर का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इन तीनों को मतलब ये वेसल का पूरा जिम्मेदारी किसका होगा, कैप्टन का. ये एयरक्राफ्ट का जिम्मेदारी किसका होगा, पायलट का. एंड इस व्हीकल का जिम्मेदारी किसका होगा, ड्राइवर का. ठीक है. अब ये जो कन्वेयंस है, अगर मेरे को इंपोर्ट करना है, सपोज पानी से, वाटरवेज से गुड्स आ रहे, ठीक है, वाटरवेज से गुड्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी में तैर के तो नहीं आएंगे. सो दे आर कमिंग थ्रू अ वेसल. वो वेसल ऑटोमेटिकली तो नहीं चलेगा, तो उसको कौन चलाएगा, कैप्टन चलाएगा. अब वो पानी कैप्टन जो वो शिप लेके आ रहा है, जो वेसल लेके आ रहा है गुड्स का, टेल मी वो जो वेसल है वो कहीं भी बीच में उतारेगा या इंपोर्ट करने के लिए देयर शुड बी अ प्लेस वेयर दोस गुड्स शुड बी इंपोर्टेड. सो देयर शुड बी द प्लेस. तो जो वेसल से, जो वाटरवेज से गुड्स आते हैं, दे आर इंपोर्टेड एट कस्टम्स पोर्ट. वाटरवेज से जो गुड्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम्स पोर्ट. एयरवेज से जो गुड्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स एयरपोर्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम्स एयरपोर्ट. एंड जो लैंड से गुड्स आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लैंड कस्टम स्टेशंस. लैंड कस्टम स्टेशंस. इन तीनों को मिला के बोला जाता है गेटवेज और कस्टम स्टेशंस. गेटवेज और कस्टम स्टेशंस. ठीक है. व्हाट आर कस्टम स्टेशंस? कस्टम स्टेशंस आर द प्लेस वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड. व्हाट आर कस्टम स्टेशंस? कस्टम स्टेशंस आर द प्लेस जहाँ पे हम गुड्स क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. आगे जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें क्या आएगा, कस्टम स्टेशंस आएगा. वर्ड क्या आएगा, कस्टम स्टेशंस. तो कस्टम स्टेशंस इज द प्लेस वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड. क्लियर. इसमें और दो चीज भी आते हैं. एक आता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस. कस्टम स्टेशन ऑल्सो इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर 1, फॉरेन पोस्ट ऑफिस. फॉरेन पोस्ट ऑफिस. एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल. इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल. अब जैसे कि अगर आपने समझो कोई यूएस के वेबसाइट से मोबाइल फोन ऑर्डर किया या कैमरा ऑर्डर किया, समझो आपने आईफोन ऑर्डर किया यूएस के वेबसाइट पे. अब वो लोग आपका एक आईफोन इस वेसल में नहीं भेजेंगे. ये वेसल इतना बड़ा रहता है, उसमें कंटेनर रहते, कंटेनर, लाखों कंटेनर रहते, हजारों कंटेनर रहते हैं. तो आपका जो एक आईफोन है वो लोग वेसल में नहीं भेजेंगे, ना ही एयरक्राफ्ट में भेजेंगे, ना ही व्हीकल के थ्रू भेजेंगे. वो किससे भेजेंगे, आपका कुरियर के थ्रू भेजेंगे. सो दैट विल बी लैंडेड एट इंटरनेशनल कुरियर terminal. So these are also considered as custom stations. So what are custom stations? 1, 2, ये 3, ये 4 and 5. These are considered as what? Custom stations. I hope you have understood this. Yes. चलो एक बार पढ़ो वापस क्या दिया है. What are the modes of importing or exporting the goods if you are by waterways, by airways and by roadways? Railways क्यों नहीं आया इसमें? railways इंपोर्ट एक्सपोर्ट. रेलवेज का कनेक्टिविटी सिर्फ इंडिया में ही है. इंडिया का और किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं है रेलवेज के साथ. हाँ, पाकिस्तान के साथ है, बट उससे हम गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते. ठीक है. वो भी आई थिंक एक ही रेलवे कनेक्टिविटी है. विद अदर कंट्रीज वी डोंट हैव द रेलवे कनेक्टिविटी. सो यू कैन नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थ्रू रेलवे. सो देयर आर 3 ways: वाटरवेज, एयरवेज एंड रोडवेज. वाटरवेज से गुड्स आते हैं, खुद तैर के तो नहीं आएंगे समुद्र में, तो कैसे आएंगे? दे विल कम थ्रू वेसल. इफ यू आर कमिंग थ्रू एयरवेज इट विल कम थ्रू एयरक्राफ्ट, एंड इफ दे आर कमिंग बाय रोडवेज देन दे विल कम थ्रू द व्हीकल. दीज आर कॉल्ड एज कन्वेयर्स. दीज आर कॉल्ड एज कन्वेयर्स. वेसल को जो चलाएगा, जो जिम्मेदारी रहेगा, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेयर्स,
The person who is responsible for the conveyance is called as person in charge. So for vessel, who is responsible? Captain. For aircraft, who is responsible? Pilot. And Pilot for in vehicle, charge. who is responsible? Driver. Driver. So they are called as person in charge. Now they have to land these goods. They have to land these goods at a particular place. So that is called as customs stations or gateways. So if you are bringing through waterways, then which is your custom station? Which is your custom station? Customs port. If you are bringing through airways, it is your customs airport. And if you are bringing through waterways, then it is land customs stations. There are two other customs stations, that is foreign post office and international courier terminal. आया समझ में इतना? Yes. ठीक है, इससे हम लोग ने 3-4 डेफिनेशंस कर लिए. क्या दिया देखो, कस्टम्स, फिर कन्वेयंस हम लोग ने किया बाय एयरक्राफ्ट और वेसल, फिर है कस्टम्स एरिया. अब कस्टम्स एरिया मतलब क्या? देखो कस्टम स्टेशन क्या होता है? इतना बड़ा होता है कस्टम स्टेशन. अब अगर मैं पोर्ट का बात करूं तो इतना बड़ा पोर्ट है. अब क्या पोर्ट पे, क्या इस पोर्ट पे कहीं पे भी वो लोग माल उतार सकते हैं क्या? कहीं पे भी. इतना बड़ा पोर्ट रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं ऑफिस रखना पड़ेगा छोटा, बराबर. फिर थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे व्हीकल आके लैंड कर सके. बाकी थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी दूसरी कुछ चीजें पड़ी रहेंगे. सो देयर इज अ कस्टम्स एरिया. इसलिए क्या डिफाइन किया गया है? कस्टम्स एरिया को डिफाइन किया है. सो इट इज अ कस्टम्स एरिया क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द कस्टम स्टेशन वेर यू कैन अनलोड द गुड्स. जहां पे आप आपके गुड्स को क्या कर सकते हो? अनलोड कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कस्टम एरिया. Okay, so that is called as what? Customs area. What is customs area? Customs area, it is an area of a custom station or a warehouse, and it includes any area in which imported goods or exported goods are ordinarily kept before the clearance by customs authority. तो custom authority अपना clearance देने के पहले जहाँ पे goods रखेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? customs area बोलेंगे. फिर customs port क्या होता है? हमने देख लिया customs port क्या है. कस्टम स्टेशन क्या होते हैं? एनी कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस या लैंड कस्टम स्टेशन. देन व्हाट आर ड्यूटीएबल गुड्स? ड्यूटीएबल गुड्स मतलब क्या? जिन गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगना चाहिए, लग सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूटीएबल गुड्स. एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड. जिसके ऊपर ड्यूटी पे होना चाहिए लेकिन अगर आपने उसके ऊपर अभी तक ड्यूटी पे नहीं किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूटीएबल गुड्स. नेक्स्ट इज ड्यूटी. व्हाट डू मीन बाय ड्यूटी? इट इज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेविएबल अंडर दिस एक्ट. इस नाम देखो, जीएसटी क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, इसलिए हम बार बार वहां पे टैक्स बोल रहे थे. इसका नाम क्या है? कस्टम्स ड्यूटी. तो इंस्टेड ऑफ टैक्स वी विल यूज द वर्ड ड्यूटी. ओके. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट हम किसको बोलेंगे? Export means what? To take a goods to a place outside India. एक मिनट, इसको क्या होगा? Okay, next is export. What do you mean by export? Export means to take goods to take outside India to a place outside India. And import मतलब क्या? To bring into India from a place outside India. Import मतलब क्या? बाहर से गुड्स को इंडिया में लेके आना, बराबर. फिर है
नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट गुड्स. एक्सपोर्ट गुड्स मतलब क्या? एनी गुड्स विच आर बीन टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपोर्ट गुड्स. नाउ हु इज द एक्सपोर्टर? एक्सपोर्टर किसको बोलेंगे हम लोग? एक्सपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स at any time between their entry for the export and the time when they are exported, includes any owner, beneficial owner or person holding himself out to be the exporter. जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्टर बोलेंगे. Okay, next is foreign going vessel or aircraft. This is important. हम लोग फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट किसको बोलेंगे? वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, whether touching any intermediary locations or not. तो which will be considered as foreign going vessel. जो क्या कर रहा है? अभी समझो ये इंडिया है. इंडिया में यहाँ पे मुंबई में एक पोर्ट है, ठीक है? इन मुंबई देयर इज वन पोर्ट. तो अगर मुंबई के पोर्ट से कोई वेसल आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, कोई किसी दूसरे पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, किसी दूसरे पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है विच इज आउट ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल. लेकिन अगर समझो कोई एक पोर्ट है, कोई एक वेसल है जो सिर्फ मुंबई से, फ्रॉम मुंबई इट इज कमिंग टू गुजरात का पोर्ट, ठीक है? मुंबई के पोर्ट से कहाँ पे आ रहा है? मुंबई में पोर्ट है JNPT पोर्ट. फ्रॉम JNPT इट इज कमिंग टू से कंडला पोर्ट, ठीक है? तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वो पोर्ट आ रहा है, वेसल आ रहा है, तो इसको हम लोग फॉरेन गोइंग वेसल नहीं बोलेंगे. लेकिन समझो JNPT से कंडला आया और फिर कंडला से आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो भी हम इसको फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे. तो भी हम उसको फॉरेन बोलेंगे. सो इफ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज इन इंडिया, डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया, फॉरेन गोइंग वेसल, इवन इफ इट इज कनेक्टिंग द इंटरमीडियरी पॉइंट्स, इवन इफ इट इज कनेक्टिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स. कंडला क्या हो गया इसके लिए? इंटरमीडियरी पॉइंट्स हो गया. तो इवन इफ इट इज कनेक्टिंग इंटरमीडियरी पॉइंट्स बट द डेस्टिनेशन इज आउट ऑफ इंडिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एनी नेवल वेसल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट हु इज टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइजेस. अगर कोई फॉरेन कंट्री का, कोई फॉरेन गवर्नमेंट का कोई नेवी का शिप आया है, फॉर व्हाट? फॉर द ट्रेनिंग पर्पस और फॉर एनी प्रोग्राम्स इन नेवी ऑफ इन इंडिया, तो ऑब्वियसली वो फॉरेन से आया है तो जाएगा भी तो फॉरेन में ही वापस. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन गोइंग वेसल. Any vessel which is engaged in fishing or any other operation outside the territorial waters in India. So when we have studied the definition of India, that time we have understood that Bishaka, I think you have come for FM lecture. Yes, ma'am. FM lecture is at 1 o'clock. Okay, ma'am. 1 to 4. Okay, ma'am. Okay, any vessel which is engaged in fishing or any other operations which are outside the territorial waters. When we have studied the definition of India, तब हमने देखा था कि सपोज अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ से लेके अप टू 12 nautical miles. How much is the territorial waters? 12 nautical miles. This full water is India. This full water is India. After 12 nautical miles, up to from the baseline, so from the baseline say up to 200 nautical miles, there are continental shelves. But there are patches which are considered as India. Up to 12 nautical miles, full water is India. After 12 nautical miles, only some patches is India. So if any ship is going, it is crossing 12 nautical miles for what purpose? For fishing purpose, then it will be considered as a foreign going vessel. Because उसने इंडिया का border cross कर दिया ना. How much is the border of India? 12 nautical miles. So it has crossed the Indian border. So after that, it will be considered as a foreign going vessel.
Okay, then any vessel or aircraft who is proceeding to a place outside India for any purpose or whatsoever. तो जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं उसको हम लोग फॉरेन गोइंग वैसे बोलेंगे. नेक्स्ट इज गुड्स. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. हम लोग गुड्स किसको किसको बोलेंगे? व्हाट ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स? योर कन्वेयंस आर कंसिडर्ड एज गुड्स. कन्वेयंस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. योर वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, इसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे. वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल, इसको भी हम गुड्स बोलेंगे. सेकेंड, स्टोर्स. नाउ व्हाट डू मीन बाय स्टोर्स? Stores मतलब क्या? अभी ये जो all these ships and they go on a voyage, right? So for 6 months, 7 months, 8 months. Now if in the middle of the sea, समझो if अगर कोई screw खराब हो गया या फिर if obviously they load so much food and all and then they go on a voyage. So all these are considered as what? This stores. इनको हम क्या बोलेंगे? Stores बोलेंगे. मतलब जो कोई conveyance, चाहे वो वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, जो गुड्स लोड करते हैं फॉर देयर कंजम्पशन. ओके, स्टोर्स मीन्स व्हाट? गुड्स लोडेड फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. बट मैं वेसल में लोड कर रही हूँ. अब ऑब्वियसली डेफिनेटली अगर बीच पानी में जाके या फिर एयरक्राफ्ट है, समझो एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एंड इफ इन मिडल ऑफ इट्स ट्रिप अगर समझो उसमें फ्यूल खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली दे विल हैव सम स्पेयर फ्यूल ना. ऑलवेज दे हैव सम स्पेयर फ्यूल. दोज हु आर ट्रैवलिंग थ्रू वेसल, बड़े बड़े वेसल्स लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव सो मेनी स्पेयर पार्ट्स. कोई स्क्रू खराब हो गया, ठीक है. दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल example. So they have so much the voyage is of 6 months, 9 months. So definitely the person who are responsible, the crew members, they need the food. तो वो लोग सारा खाना लोड करके जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन लोड करके जाते हैं. तो ये सारी चीजों को फ्यूल लोड करके जाते हैं. तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं. हम इनको क्यों लोड कर रहे हैं? Is our intention to transport it to other country or our intention is to consume it during the voyage? Consume it during the voyage. So these will be called as what? Stores. Why are we studying this? Because these stores, import duty किसके ऊपर लगेगा? गुड्स के ऊपर लगेगा, जिसमें स्टोर्स का डेफिनेशन आता है लेकिन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच आर ओनली फॉर द स्टोर्स, जहाँ पे इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा. ठीक है, क्योंकि स्टोर्स तो मेरा इंटेंशन क्या है? उसको ट्रांसपोर्ट करना नहीं, उसको कंज्यूम करना है. तो स्टोर्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, बट उसको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. स्टोर्स को गुड्स के डेफिनेशन में क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है. उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, बट इंपोर्ट इंक्लूड किया गया है गुड्स के डेफिनेशन में. नेक्स्ट है बैगेज. बैगेज मतलब क्या? ऑल द accompanied luggage of the passengers, crew members. ये crew members इतना ट्रैवल करते हैं, ठीक है. तो फ्लाइट का हो गया, फिर इसका वेसल में, शिप में हो गया, पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ जो भी लेके आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल लगेज. सो व्हाट इज बैगेज? इट इज द पर्सनल लगेज. इट इज द पर्सनल लगेज ऑफ पैसेंजर्स or crew members. Passengers or crew members. Understood? And another thing is currency and negotiable instrument. Currency and negotiable instrument भी किसमें डिफाइन किया गया है? It is included as the current. It is considered as goods. लेकिन इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है. करेंसी एंड इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, ठीक है. बैगेज के ऊपर लगता है कस्टम ड्यूटी, बट करेंसी एंड इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है. द कस्टम ड्यूटी इज नील. कस्टम ड्यूटी लगता है बट द परसेंटेज इज नील परसेंटेज. सो दिस इज नील परसेंटेज, ठीक है. स्टोर्स के ऊपर भी देयर इज नो कस्टम ड्यूटी. बैगेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, बैगेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा. I hope it is clear. Yes. Then any other movable property, if there is any movable property, then it will be considered as what? Goods. Either it is in the tangible form or intangible form, it will be considered as goods. Clear?
चलो नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको बोलेंगे हम लोग? इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। व्हाट डू मीन बाय इंपोर्ट? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब इंपोर्टेड गुड्स किसको बोलेंगे? एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। अब देखो इंपोर्ट में कैसे होता है ना, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द फुल प्रोसीजर। जैसे कि समझो ये इंपोर्टेड गुड्स के लिए समझते हैं, इंपोर्टेड गुड्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको ना गुड्स यूके से इंपोर्ट करता है, यूके से आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये रहा यूके, ठीक है। यूके में एक फैक्ट्री है, एफएस फैक्ट्री, ठीक है, विच इज इन यूके। यहाँ से आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो। यहाँ से आपने इंपोर्ट किया 100 यूनिट्स। कितने यूनिट्स इंपोर्ट किए आपने? 100 यूनिट्स इंपोर्ट किए। अब ये फैक्ट्री से सीधा इंपोर्ट होंगे, यूके के फैक्ट्री से सीधा इंपोर्ट हो जाएंगे, या फैक्ट्री से यूके के फैक्ट्री से कहां पे जाएंगे? यूके के पोर्ट पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे? यूके के पोर्ट पे, ठीक है। तो समझो जब यूके के फैक्ट्री से लोड किए थे दैट टाइम दे वर 100 यूनिट्स, देन दे हैव रीच टू यूके पोर्ट। नाउ यूके पोर्ट पहुंचते पहुंचते ये 99 यूनिट्स हो गए, ठीक है। एक यूनिट गिर गया, घूम गया, तो यूके के पोर्ट से पहुंचते पहुंचते कितने यूनिट्स हो गए? 99 यूनिट्स हो गए। अब यूके के पोर्ट से सीधा इंपोर्टर के लोकेशन पे जाएंगे या इंडिया के पोर्ट पे आएंगे? इंडिया के पोर्ट पे। इंडिया के पोर्ट पे। तो समझो हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है मुंबई पोर्ट पे, ठीक है। वी हैव इंपोर्टेड ऑन द मुंबई पोर्ट। तो यूके के पोर्ट से मुंबई के पोर्ट पे आएंगे। अब मुंबई के पोर्ट पे भी डायरेक्टली नहीं आएंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा? बीच में उन्हें कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे उन्हें क्या लेना पड़ेगा? कस्टम क्लियरेंस। मतलब यहाँ पे उन्हें कस्टम ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। एंड समझो यूके के पोर्ट से ये कस्टम प्लेस पे आते आते यहाँ पे पानी में समझो एक और गुड्स गिर गया, मतलब ये पानी पे आते आते कितने यूनिट्स हो गए? 98 यूनिट्स। वंस अगेन आपने गुड्स इंपोर्ट करने थे यूके से एफएस फैक्ट्री ने कितने लोड किए? 100 यूनिट्स लोड किए। यूके पोर्ट पे पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? 99 यूनिट्स हो गए। यूके पोर्ट से मुंबई पोर्ट पे आ रहे थे, तो मुंबई पोर्ट पे आते आते बीच में टेरिटोरियल वाटर्स में और एक यूनिट गिर गया, और कस्टम क्लियरेंस, कस्टम स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते कितने यूनिट्स हो गए? समझो पानी में गुड्स गिर गया और कस्टम स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते 98 यूनिट्स हो गए, और फिर कस्टम स्टेशन से मुंबई पोर्ट पे आते आते 97 यूनिट्स हो गए। कस्टम स्टेशन से मुंबई पोर्ट पे आते आते बीच में और एक गिर गया एंड ये 97 यूनिट्स हो गए। और फिर यहां से लेके इंपोर्टर के फैक्ट्री तक समझो इंपोर्टर का फैक्ट्री है न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 96 यूनिट्स हो गए, ठीक है। नाउ टेल मी, जो पर्सन है वो इंपोर्ट ड्यूटी, वो कस्टम ड्यूटी कितने गुड्स पे करेगा? 100 यूनिट्स पे, 99 यूनिट्स पे, 98 यूनिट्स, 97 यूनिट्स और 96 यूनिट्स। 98 कितने यूनिट्स पे करेगा कस्टम ड्यूटी? 98 यस, कस्टम ड्यूटी कितने यूनिट्स पे करेगा? 98 यूनिट्स पे। कि कस्टम क्लियरेंस के टाइम कितने यूनिट्स से? 98 यूनिट्स। तो कस्टम ड्यूटी विल बी पेड ऑन 98 यूनिट्स। मतलब इट विल ये जो 98 यूनिट्स है, दीज विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंपोर्टेड गुड्स। These will be treated as what? Imported goods. ठीक है। और गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन कितने हैं? 97 यूनिट्स।
these are goods cleared for home consumption. home consumption मतलब क्या, घर पे जाके खाने के लिए? no, home consumption means what? for consuming in the home country, for consuming in the home country, for using them in the home country. अब ये जो मुंबई पोर्ट पे है, ये जो इंपोर्टर है वो क्या कर सकता है, उसने मुंबई पोर्ट पे 97 यूनिट्स इंपोर्ट किया. सपोज 97 यूनिट्स में से वो से 50 यूनिट्स जो है वो मुंबई के पोर्ट से ही, मुंबई के पोर्ट से क्या करता है, समझो उससे चाइना के पोर्ट पे एक्सपोर्ट कर दिया, 50 यूनिट्स. मुंबई के पोर्ट से ही चाइना में क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया. कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दिए? 50 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दिए. तो इसका मतलब गुड्स होम कंजम्पशन के लिए कितने क्लियर हुए, मतलब इंडिया में कितने गुड्स आए? 97 में से 50 चाइना चले गए, तो इंडिया में कितने आए? 47 आए. So how much are the goods cleared for home consumption? 47. And how much are the goods exported? 50 units. Understood? Yes? Yes, ma'am. ठीक है. सो इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर पे होता है? कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड गुड्स. तो यहाँ पे जितने गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उतने के ऊपर ही क्या होगा, हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. मैम वैसे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि मींस यूनिट्स जो गुड्स हैं वो कम हो जाएं. ओके, मतलब हो सकता है बट रेयर केस में. वेरी बट इन रेयर केस. केस हाँ. वेरी रेयर, यस. बट अगर ऐसा होता है तो जो कार्गो कंपनी होती है वो पेनल्टी पे करेगी ना? नहीं, पेनल्टी नहीं पे करेगी. कुछ गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, मतलब ड्यूरिंग द वॉयज जिनका वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, वो कम मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, या मोस्टली जिनका रिडक्शन इन वेट होता है बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग वगैरह, तो वो केस में उन्हें पेनल्टी पे करने का कुछ जरूरत नहीं है. इट इज अज्यूम्ड, मतलब वो तो नॉर्मल लॉस ही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो मींस की पहले से कंसीडर करके चल लेते हैं कि हाँ, कुछ कि यूनिट्स हो सकता थोड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो नॉर्मल लॉस होगा ही हाँ होगा. लॉस हो सकता है. यस. अगर कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद लॉस होता है उस केस में, जैसे यहाँ पे 98 यूनिट्स पे कस्टम ड्यूटी पे हुई है हाँ, और 97 पहुंची है मुंबई में, देन उस केस में तो फिर वो केस में जो कस्टम्स अथॉरिटी रहता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी आता है. हम आगे देखेंगे कि जब पोर्ट से गुड्स लोड किए जाते हैं, ठीक है, अभी समझो ये आपका पोर्ट है, तो आपका जो वेसल है वो वेसल आया, इस पोर्ट पे उतरा. अब जब गुड्स पोर्ट पे उतरते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपका कस्टम इंचार्ज रहता है, कस्टम सुपरवाइजर बोला जाता है, ये उसका जिम्मेदारी होता है इस गुड्स का ध्यान रखने का. ठीक है. अगर इसमें से कुछ भी गुड्स लॉस्ट हुए, मतलब जितने गुड्स लोड हुए थे और बाद में जितने गुड्स आप क्लियर करवाओगे, अगर इसमें डिफरेंस है तो ये जो कस्टम इंचार्ज रहेगा ना, उसको ड्यूटी पे करना पड़ता है. जिसका ये जिम्मेदारी है ना ध्यान रखने का गुड्स का, उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है. ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कि किसको कस्टम ड्यूटी पे केस करना. में कह सकता है कि 98 ऑन पेपर है बट एक्चुअल में रिसीव हुआ 97. हाँ, मतलब आपने गुड्स उतारे कितने, अनलोड कितने किए पोर्ट पे? 98. लेकिन आप जब छुड़ाने को गए गुड्स तब 97 थे, तो एक गुड किधर गया? ठीक है, तो वो एक गुड्स के ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटी रहेगा वो कौन पे करेगा? जो भी उस टाइम का कस्टम ऑफिसर रहेगा वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा उसके ऊपर. क्लियर? तो ये कस्टम इंचार्ज तो पोर्ट पे होता इसको है ना? शॉर्ट लैंडिंग बोलते हैं, इसको शॉर्ट लैंडिंग बोलते हैं. हाँ, शॉर्ट लैंडिंग, राइट मैम, राइट. हाँ. क्या कस्टम इंचार्ज? ये वैसे कस्टम इंचार्ज जो होगा आई थिंक पोर्ट पे होगा ना? हाँ, ये तो पोर्ट पे ही होगा. ठीक है. ठीक है. हाँ, इसको कस्टम इंचार्ज है, इसको कस्टोडियन बोलते हैं. कस्टोडियन, ये जो ध्यान रखेगा ना गुड्स का, कस्टोडियन बोलते हैं. तो जो भी गुड्स उतरे हैं वो किसका जिम्मेदारी होता है? कस्टोडियन का. तो अगर शॉर्ट लैंडिंग हुआ तो हम जो गुड्स रहेंगे वो कस्टोडियन से भरवा के लेंगे. बराबर. बट इस केस में उसकी गलती तो नहीं होगी ना कि अगर 97 ही रिसीव हुए हैं
तो उसकी रिसीव गलती नहीं होगी। 98 हुए थे और ये 97। मैं पोर्ट पे हाँ पहुंचने का वो बात कर रही हूँ, हाँ वो पोर्ट पे काउंटिंग पहुंचने में का। प्रॉब्लम हो गई तो देन इट्स मिस्टेक, हाँ, अदरवाइज वैसे वो मिस्टेक अगर नहीं होगी। टेरिटोरियल वाटर्स में कुछ लॉस हो गया तो फिर कस्टोडियन का कुछ जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सही है। पोर्ट पे, कस्टम्स एरिया पे आपने गुड्स अनलोड कर लिए तब 98 था। और जब आपके गुड्स अनलोड हो जाते हैं ना तो उसके बाद आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे, उसके बाद ही आपको ये छुड़ाने को मिलेगा, माल छुड़ाने को मिलेगा। जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे माल छुड़ाने को नहीं मिलेगा। समझो आपको कस्टम ड्यूटी पे करने को 2 दिन लग गए और वो 2 दिन के अंदर अगर 98 से गुड्स 97 हो गए तो फिर किसका जिम्मेदारी होगा? कस्टोडियन का। समझा? ओके ठीक है। ओके। कस्टम ड्यूटी भरने से पहले एक बार फिर से चेक होता है आई थिंक, है ना, कि क्या? कितने गुड्स हैं वो यस कस्टम ड्यूटी पे यस करने से पहले एक बार फिर से चेक होता है, इन्वेंट्री यस। चेक होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इम्पोर्टर मतलब कौन? द पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग द गुड्स एंड बिटवीन द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन और क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन ही इज एन ओनर और ही इज बेनिफिशियल ओनर और ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इम्पोर्टर। इंडिया मतलब क्या? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया as well as the territorial waters, as well as the territorial waters. India means territory of India and territorial of waters. Indian custom waters मतलब क्या? Indian custom water means the water which is extended, मतलब पूरा इंडिया, जो इंडिया का डेफिनेशन है ना उसको हम लोग कस्टम वाटर्स बोलेंगे। प्लस जो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, मतलब समझो ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक ये सारा क्या है? कस्टम वाटर्स। सारा क्या है? कस्टम वाटर्स, क्योंकि ये सारा इंडिया के डेफिनेशन में आता है। सो दिस इज द कस्टम वाटर्स। नाउ फ्रॉम हियर अप टू हाउ मच? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। यहाँ के बीच का, या ये बीच में जो भी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, वो सारा भी कस्टम, इंडियन कस्टम वाटर्स ही बोला जाएगा। क्यों डिफाइन किया गया इंडियन कस्टम वाटर्स? बिकॉज यहाँ पे इंडियन कस्टम वाटर्स में इसका रेलेवेंस क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर्स? हियर द इंडियन कस्टम अथॉरिटी, दे हैव द राइट्स टू अरेस्ट, दे हैव द राइट्स टू सर्च, ठीक है, दे हैव द राइट ऑफ चेजिंग एनी एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट नहीं, मतलब अगर आया एयरक्राफ्ट तो ठीक है, नहीं तो वेसल, क्योंकि वाटर है तो वेसल। एंड फोर्थ, दे हैव द राइट फॉर कन्फेस्केशन। मतलब कस्टम वाटर्स में, इंडियन कस्टम वाटर्स में दे हैव द राइट्स टू अरेस्ट एनीवन, दे हैव द राइट टू सर्च एनीवन, दे हैव द राइट ऑफ चेजिंग वेसल एंड दे हैव द राइट टू कन्फेस्केशन। आफ्टर इंडियन कस्टम वाटर्स, आफ्टर इंडियन कस्टम वाटर्स क्या होता है? इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स, हम सबने वो हैप्पी न्यू ईयर तो पिक्चर देखा ही है, देखा है हैप्पी न्यू ईयर। उसमें एंडिंग में देखो वो बोलता है कि हम ये क्लियर, we will be in the international waters and then no one can catch us. So these are the international waters. Now if our, समझो इंडियन कस्टम अथॉरिटी, if they want to do any of these actions in international waters, then they have to follow the international law. ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, हम किसको भी अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेसल के पीछे मतलब उसको पकड़ सकते हैं और जो भी गुड्स रहेंगे उनको कन्फेस्केट कर सकते हैं। वंस यू आर इन द इंटरनेशनल वाटर्स, देन इंडियन लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल, देन यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका इंटरनेशनल लॉ लगेगा। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाई द कस्टम्स वाटर, इंडियन कस्टम वाटर्स इज इंपॉर्टेंट? क्लियर? फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है पर्सन इन चार्ज का। तो अगर वेसल है तो कौन होगा? मास्टर या कैप्टन। एयरक्राफ्ट है तो पायलट।
रेलवे है, ओके रेलवेज भी है यहाँ पे, रेलवे होगा तो कंडक्टर या गार्ड, एंड एनी अदर कन्वेंस तो वो केस में ड्राइवर होगा। मोस्टली रेलवे नहीं होता है कन्वेंस, बट ठीक है, अगर रेलवे है तो विल बी द पर्सन इन चार्ज, कंडक्टर और गार्ड। कंडक्टर। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड गुड्स। ना व्हाट आर कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड गुड्स, जो गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं गुड्स के ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, या फिर गवर्नमेंट नहीं चाहता कि वो जो गुड्स है वो क्या हो, until and unless you don't fulfill that restrictions, वो goods इंडिया में import हो। So what are prohibited goods? So goods whose import or export is prohibited, import or export is prohibited to some restrictions or conditions. Restrictions or conditions. They will be allowed only after fulfillment of the conditions. Only after fulfillment of conditions. जैसे बहुत सारे केमिकल्स का इंपोर्ट हो गया, मेडिसिन का इंपोर्ट हो गया, एनिमल्स भी इंपोर्ट करते हैं तो एनिमल्स का इंपोर्ट हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या है, प्रोहिबिटेड है। इफ यू आर माइट बी अवेयर, देन सम international breeds of birds, मतलब many people have the hobby of this rearing the parrots, right? So if it is your hobby that you want to rear the parrot of an international breed, then you have to import that, but before importing you have to pay the import duty, then you have to get the identification card of that parrot, like we have the Aadhaar card, similarly those parrots should also have the identity card, and there are many restrictions and conditions. So if you don't fulfill that condition and still you import the goods, then they will be called as prohibited goods and you will be charged for the penalty and for the laws, ठीक है। तो अगर आपको goods import करना है तो आपको कुछ conditions या restrictions fulfill करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे prohibited goods। अब smuggling मतलब क्या, what do you mean by smuggling? Smuggling involves two things. Smuggling means what? Point number one, if you are doing improper importation मतलब क्या, कस्टम्स में क्या बोला है, whenever you import any goods it has to be brought to the customs port। समझो आप वाटरवे से गुड्स लेके आ रहे हो, ठीक है, वाटरवे से गुड्स लेके आए, देन दोस गुड्स शुड बी इंपोर्टेड वेयर, शुड बी इंपोर्टेड एट द, दैट वेसल शुड बी लैंडेड वेयर, इट शुड बी लैंडेड एट द कस्टम्स पोर्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ लैंडिंग दैट वेसल एट द कस्टम्स पोर्ट, समझो आप उस वेसल को लैंड करवा के लेके आए जुहू बीच पे या गोवा के किसी बीच पे, आप उस वेसल को लैंड करवा के लेके आए, देन इज इट अ प्रॉपर place of importing the goods? Is it a proper place? No. Where is the vessel to be landed? To the customs port. But you have landed to any beach of the Goa. So that is called as improper importation. Why you are doing this improper importation? There could be two reasons. Either you want to evade the duty because customs port पे आएगा तो duty pay करना पड़ेगा. So either you want to evade the duty or you want to evade the prohibition. मतलब अगर customs port पे आएगा, so there will be some conditions or restrictions. You don't want to fulfill those conditions or restrictions. You want to do illegal activity, illegally you want to import. तो आप दूसरे पोर्ट से लेके, मतलब दूसरे वेज से लेके आए जहाँ पे आपको प्रोहिबिशन नहीं लगेगा, कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे, ठीक है। सो इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन, ठीक है, या फिर मतलब इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन क्यों कर रहे हो आप, व्हाट कुड बी द रीजंस हियर, इट कुड बी फॉर इवेजन ऑफ टैक्स और इट कुड बी इवेजन ऑफ प्रोहिबिशन,
ठीक है। एंड दूसरा है, या तो आप इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन कर रहे हो, इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन कर रहे हो, उसको भी हम लोग स्मगलिंग बोलेंगे। इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में क्या आएगा, इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन। सेम, यू वांट टू एक्सपोर्ट, you want to export the prohibited goods. Export the prohibited goods. ठीक है, तो ये केस में क्या बोलेंगे हम लोग, improper exportation. Understood? Yes. Next, what is warehouse? Warehouses मतलब क्या, customs have their own warehouse. They could be public warehouse or private warehouse which are licensed by the government. And warehouse goods means what? The goods that are deposited in the warehouse. Clear everyone? Yes. Yes. Do you all want to write this or you will study from this only? थोड़े से definitions लिख लो जो हमने लिखे थे। Yes. ये वाला लिख लो, लिखा ये वाला, नहीं मैम। लिख लो। Done writing? No, writing. Right. Done, ma'am. Done. Done.
ये लिखा है इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल। नो मैम। डन। Write down the definition of goods, vessel, aircraft, stores, baggage, currency, and this is fifth, any kind of a movable property. Done writing? नो मैम राइटिंग। डन मैम। डन। Next, write down the definition of customs water. Indian customs water. क्या इंडियन कस्टम्स वाटर अप टू हाउ मच 24 nautical miles from the baseline. It means an extended area of 12 nautical miles beyond territorial waters. Territorial waters से भी एक्स्ट्रा 24 nautical miles वहां तक पूरा पानी रहेगा. क्या लिखना मैम? ये लिख दो, इंडियन कस्टम वाटर्स एक्सटेंड अप टू 24 nautical miles. ये 12 ने, इसको 24 कर दो. 24 nautical miles और उसके बाद का एक्सक्लूसिव, मतलब यू राइट इट लाइक दिस, इंडियन कस्टम वाटर्स एक्सटेंड अप टू 24 nautical miles फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स बियॉन्ड 12 nautical miles बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स. यहां से लेके यहां तक पूरा लिखो, ठीक है. और फिर ये भी लिखो, वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी बट अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स. अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, यहां से लेके यहां तक. और फिर ये रेलेवेंस, ये पॉइंट. मैम ये आप एक बार रेलेवेंस समझाएंगे, ये रेलेवेंस वाला पॉइंट. रेलेवेंस मतलब क्या, अभी ये कस्टम वाटर्स है
तो इंडियन कस्टम वाटर्स में इंडियन कस्टम ऑफिसर्स को, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन कस्टम वाटर्स, बिकॉज इन इंडियन कस्टम वाटर्स इंडियन ऑफिसर्स कैन इजीली अरेस्ट एनीवन, इजीली सर्च एनीवन, ठीक है, इजीली चेज द वेसल ऑफ एनीवन एंड इजीली कन्फिस्केट एनीवन. दिस वी हैव सीन इन वेरी मच ऑफ मूवीज, राइट? दे हैव द राइट्स टू अरेस्ट एनीवन, to search, to change the vessel or confiscation. Yes, Once right. you cross the Indian custom waters, तो क्या होता है? International waters. And in international waters, if you want to perform these actions, you मतलब कौन? Custom officer. अगर कस्टम ऑफिसर को ये एक्शंस परफॉर्म करना है, मतलब किसी को पकड़ना है, किसी का शिप जो है वो चेक करना है, किसी के गुड्स को जब्त करना है, कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर्स में, तो उनको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? इंटरनेशनल लॉ से परमिशन लेना पड़ेगा. लेकिन कस्टम्स वाटर में उन्हें किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है. दे हैव द राइट्स फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्शंस. डन मैम. डन. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स. ये लिख लो, इतना जो रेड कलर में लिखा है वो, और फिर स्मगलिंग का लिख लो. प्रोहिबिटेड गुड्स का लिखो और स्मगलिंग का लिख लो. Done writing? Yes, ma'am. Next, levy and collection of duties. ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी. सो व्हाट इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज? कौन लेवी करेगा, किसके ऊपर लेवी करेगा? नाउ गुड्स बिकम लायबल फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. इंपोर्टेड इनटू इंडिया कब बोलेंगे? व्हेन दे एंटर द कस्टम फ्रंटियर्स. एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया क्या बोलेंगे? व्हेन दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स. जैसे गुड्स कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस कर गए मतलब एक्सपोर्ट हो गए, और जैसे इंपोर्ट के लिए जैसे उन्होंने टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस कर लिया, दे विल बी कॉल्ड एज इंपोर्टेड इनटू इंडिया.
Now levy is the stage where the declaration of such liability is made. The person or properties in respect of which the duty is levied is identified. If the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may, by notification in the official gazette, exempt generally or either absolutely or subject to such conditions as the case may be goods from the whole or any part of the custom duty. अगर इसको गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि for the public interest, if it wants to levy any duty या exempt any duty or put any restrictions on the duty on the importation or exportation, then the government can levy the such restrictions or conditions. For information, like around I think 5 years back, we import major pulses. We import major pulses from the like Tanzania and all. ठीक है, we import major pulses. So because of that, what was happening, the domestic industry was getting very affected because people were not purchasing from the domestic market and we were getting wholly dependent on the imports, because of which the foreign currency was going very much outside India. So for that purpose, around 3 years back, government completely restricted the import of pulses. Completely. Madam, you cannot import the pulses from Tanzania. So that was a complete restriction. Okay. There could be other chances where government can give you partial restriction, that if you fulfill some conditions, then only you can import or you cannot import. So that depends upon the government कि कब कौन सा goods का import रोक दे, कब कौन से goods का import पे रोक लगा दे, वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कैन नॉट बी विथड्रॉन एंड ड्यूटी कैन बी डिमांडेड विद द रेट्रोस्पेक्टिव मेथड. अगर गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन डाला है कि ये सो एंड सो गुड्स आर एग्जाम्प्टेड, तो उसके ऊपर हम लोग क्या, गवर्नमेंट उस एग्जाम्पशन को निकाल नहीं सकता है और फिर उसके ऊपर ड्यूटी नहीं मांग सकता. रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग. तो फ्रॉम द बिगिनिंग पहले से कोई भी ड्यूटी जो है वो पहले से नहीं लगाया जाएगा. ठीक है, दैट विल बी, अगर ड्यूटी लगाना है तो जिस दिन से वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है उस दिन से लगेगा और ना कि पहले से. कस्टम्स ड्यूटीज जो है, सो कस्टम ड्यूटीज लेविड ऑन गुड्स वेयर सच गुड्स आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, देयर लेवी इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. अलग अलग प्रोविजंस है, उन पे डिपेंड करेगा. और रेट, कौन से रेट से लगेगा वो कहाँ पे दिया है, कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी में दिया है. कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. टैरिफ एक्ट में 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3. शेड्यूल 1 क्या बताता है, टैरिफ रेट फॉर इंपोर्टेड गुड्स नोन एज इंपोर्ट टैरिफ, एंड टैरिफ 2 इज टैरिफ रेट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स नोन एज एक्सपोर्ट टैरिफ. ये लिख लो 2 पॉइंट नोटबुक में. ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट के है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. इसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 क्या बताता है, रेट्स फॉर इंपोर्ट, एंड शेड्यूल 2 क्या बताएगा आपको, रेट्स फॉर एक्सपोर्ट. शेड्यूल 1 is rate for imports, शेड्यूल 2 is rate for exports. नाउ यू विल से कि एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो भी क्या उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है क्या? यस, एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है. आप उसको बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हो. देखो हमने जीएसटी में किया था, अगर आपका एक्सपोर्ट क्या है, 2 तरह का होता है. आप एलयूटी या बॉन्ड वाला करते हो या फिर नो एलयूटी या बॉन्ड वाला. whether there is LUT or there is no LUT. तो अगर LUT या बॉन्ड है तो वो केस में there could be chances कि आपको कस्टम ड्यूटी ना लगे. लेकिन अगर आपका बिना LUT या बॉन्ड वाला है तो वो केस में आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है.
एंड अगर आप बाद में चाहो तो जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है, इफ दोज आर एलिजिबल फॉर रिफंड, देन वॉट एवर कस्टम ड्यूटी यू हैव पेड यू कैन रिफंड इट। लेकिन इम्पोर्ट में ऐसा नहीं होता, आप इम्पोर्ट ड्यूटी रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लेम कर सकते। डन राइटिंग दिस मच? यस। कितने बजे तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है? बता 12 बोला था मैम। 12 o'clock, 12 to ठीक है, पता नहीं मैम। क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा, अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते, वी विल डू इट टुमारो। Okay, next is types of custom duties. So there are different types of duties which are interconnected. So we will start from tomorrow. Okay, ओके मैम। ओके मैम। we stop for the day. We will continue tomorrow. Homework remains same. Do revise and come. Do study the sections and come. Okay, chalo. Bye everyone. बाय। Bye. बाय मैम। Bye. बाय। हाँ मैम हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कब अपडेट होगा? आज का या कल का? मैम आज का। आज का ना